हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम बचा है। बेटा 22 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रारंभ हैं। आप सब जानते हैं कुछ ही दिन बचे हैं, फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम आपके सामने होंगे। और मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी बहुत ही मेहनत से तैयारी में लगे पड़े हैं बेटा। बहुत ही मेहनत से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने आज का थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि अभी तक आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम पढ़कर 90% से 95% से ऊपर कैसे लेकर आ सकते हैं। कैसे हम इन बाकी जो दिन बचे हैं बेटा थोड़े, इनमें कैसे हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बेटा आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी का यह समझाऊंगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। और आप यकीन मानिए, जितना मैं आज की वीडियो में समझाऊंगा बेटा, 22 फरवरी को हिंदी के सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में टोटल वही आने वाला है। आपके नंबर मेरे प्यारे बच्चों 70 में से 70 आएंगे। हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। और किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है वो मैं सभी की वीडियो बना दूंगा। बस आप अपना फ़र्ज निभाएं, मेहनत से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कर कर बताएं कैसी लगी वीडियो, और दोस्तों को शेयर करें। बेटा इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साबित होने वाली है। अभी तक यदि आपने कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आज की वीडियो में जो भी बताया जाए बेटा, बस यही पढ़ लो, इतना ही तैयार कर लो, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बिना देरी किए आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, हेडिंग पड़ा है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग पड़ा है बहुविकल्पीय प्रश्न। आज की वीडियो में आपको जितना भी समझाऊं, ये कक्षा 10 हिंदी विषय के बेटा क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ। बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर में आएगा खंड आ। पेपर में क्या आएगा? खंड आ, जिसका नाम क्या होगा बेटा? बहुविकल्पीय प्रश्न। आप जानते हैं आपके पेपर जो 70 नंबर का आएगा बेटा, उसमें खंड आ जो है वो 20 नंबर का आने वाला है। कितने का बेटा? 20 नंबर का। और जिन्हें हम क्या कहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न कहेंगे। और इसके जवाब हमें OMR सीट पर देना होंगे। किस पर बेटा? OMR सीट पर। यानी 20 प्रश्न खंड आ में से आएंगे, जो 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से वो 20 प्रश्न आएंगे। आप बस वही पढ़ लें, 20 आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखें, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखें पहला प्रश्न। ध्यान से देखें, पहला पॉइंट क्या लिखा है? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ध्यान दे बेटा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब ये हेडिंग आपको आपके किताब में भी मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, किसी भी कंपनी के सभी में बेटा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दे रखा होगा। और उसमें भी बहुत से प्रश्न होंगे लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित। लेकिन आपको दो युग पढ़ना है। कौन कौन से? यही बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वहां पर हेडिंग होगा शुक्ल युग, आपको केवल शुक्ल युग पढ़ना है। और बेटा शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। कौन कौन से युग पढ़ना है? एक तो आपको पढ़ना है बेटा शुक्ल युग, और एक पढ़ना है आपको शुक्लोत्तर युग। केवल दो ही युग पढ़ना है। और दोनों युग से आपके कितने प्रश्न बनने वाले हैं? तो जरा आप यहां देख लें, 5 गुणा 1। ध्यान से देखें बेटा, देखिए बेटा, तो केवल आप यहां पर समझ सकते हैं 5 × 1, 5 × 1 = 5। अर्थात ये प्रश्न आएंगे कहां से? आपको मैंने बताया कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, आपको केवल यही दो पढ़ना है। और इसका अर्थ मैं फिर से बता दूं बेटा, इन दोनों टॉपिकों से, शुक्ल युग से और शुक्लोत्तर युग से
5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 5। और होंगे कितने कितने नंबर के? एक एक नंबर के। तो कितने नंबर हो गए? 5 नंबर। तो है नहीं कमाल की बात बेटा? क्वेश्चन बैंक निकालो, कोई सी भी क्वेश्चन बैंक, गैस पेपर, कोई सी भी बुक उठा लो आप, जहां पर आपको दिख जाए स्टार्टिंग में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, केवल दो युगों को आप देखें और दोनों से आपको कितने प्रश्न टिक वाले बनने वाले? 5 प्रश्न। और एक एक नंबर का होगा, तो बेटा ये 5 प्रश्न आपको, 5 नंबर आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। ठीक है। कहते हैं कि रचनाएं बहुत हैं, पता नहीं कौन सी आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा। केवल शुक्ल जितने बता रहे हैं बस इतना पढ़ो, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। 5 नंबर आपके पक्के, समझ लो बिल्कुल 100% पक्के आपके। सिर्फ 2 युग पढ़ना है, उन दोनों युगों की रचना पढ़ना है। ठीक है। इसी प्रकार आ जाओ नंबर 2 पर। देखिए बेटा, हिंदी पद के विकास, ऊपर वाला था बेटा गद्य और यह है पद। तो हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, तो बेटा 5 नंबर, यानी 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। मतलब बेटा 5 प्रश्न आने वाले हैं, एक का एक होगा यानी 5 नंबर के। और कहाँ से आने वाले हैं? रीतिकाल और आधुनिक काल से। कौन से काल से बेटा? रीतिकाल और आधुनिक काल से। 5 नंबर ये। कहते हैं ना, अब 10 नंबर की तो ये रचनाएं होंगी बेटा। आपको सभी टीचर कहते हैं कि रचनाएं तो बहुत हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाएंगी, कि इतनी रचनाएं हैं, पता नहीं कितनी याद करें। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखो, कहाँ से मैं बता रहा हूं, बस वो पढ़ जाओ, पक्का 70 में से 70 छाप कराओगे, मेरी गारंटी है बेटा इस बात की। ठीक है। आप देखें, हिंदी गद्य का विकास, सिर्फ 2 युग पढ़ना है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। 5 नंबर आपके पक्के। फिर आपको हिंदी पद के विकास में 2 एक काल पढ़ने हैं। कौन कौन से? रीति काल और आधुनिक काल। रीति काल और आधुनिक काल से 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर ये पक्के। बेटा 10 नंबर आपके पक्के हो गए। और ये 10 की 10 रचनाएं हैं। आपको मैंने बताया था खंड आ में कितने बेटा टिक लगाने को आ रहे हैं? 20। कितने आ रहे हैं? 20। तो आप देख सकते हैं कितने हो गए बेटा? 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। तो अभी तक आपके 10 नंबर हो गए जो टिक लगाने में आएंगे, और जो केवल 4 टॉपिकों से आएंगे। 10 नंबर केवल 4 से। कौन कौन से? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रीतिकाल और आधुनिक काल। केवल इन्हीं से 10 नंबर। सभी गैस पेपर, सभी क्वेश्चन बैंक, सभी किताबों में हेडिंग है बेटा। केवल उन्हीं की रचनाएं लेखक पढ़ लो, पूरे 10 की 10 नंबर कंप्लीट। अब आप कहेंगे ये तो 10 हुए, तो 20 कहां से हुए टिक वाले? तो चलो बाकी मैं बताता हूं कहां से हुए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बेटा। काव्य सौंदर्य के तत्व, क्या हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों? काव्य सौंदर्य के तत्व। इस वीडियो को ध्यान से देख जाओ बेटा, इस वीडियो को अच्छे से देख लो, यकीन मानना एक भी नंबर का बच नहीं सकता। पेपर में क्या आएगा? सिर्फ 10-15 टॉपिक है बेटा, खत्म पूरा पेपर। ठीक है। हिंदी गद्य का विकास पढ़ना है, 5 नंबर आपके पक्के हो गए। हिंदी पद का विकास पढ़ना है, 5 नंबर आपके पक्के हो गए। और उसमें भी शुक्ल युग, शुक्लोत्तर, रीतिकाल और आधुनिक काल। तीसरा देखते हैं, 10 नंबर हो चुके हैं बेटा टिक वाले, 20 हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, अब तीसरा है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें का नंबर यानी 1 नंबर, ध्यान से देखें। कह रहे हैं रस, और रस कितने? चलो इसे मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ऊपर बढ़िया करके करके। ठीक है, जरा ध्यान से समझें। 10 नंबर आपके हो चुके हैं, अब देखें कहां से आएंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर का में एडिंग है बेटा रस। एक, और कितने नंबर है रस से? 1 इंटू 1 यानी कि 1। 1 गुणा 1 बराबर 1, यानी 1 नंबर। 1 नंबर बेटा किससे आने वाला है? तो 1 नंबर आने वाला है आपका रस से। किससे? रस से। अब आप बताओ, आपके सिलेबस में रस कितने हैं? और ये भी टिक लगाने को आएगा। अब वो जमाने गए बेटा कि रस की परिभाषा लिखो, कि ये लिखो, उदाहरण लिखो, कुछ भी नहीं। एक आएगा आपके रस से प्रश्न। किससे? रस से। अब रस है कितने सिलेबस में? तो आप देखें, हास्य रस और करुण रस। केवल हास्य रस और करुण रस। बेटा 2 ही रस पढ़ लो आप, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हो सकता है स्थायी भाव ही पूछ ले। केवल एक आएगा टिक लगाने को। और कह क्या रहे हैं? अगले कह रहे हैं कि परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। हो सकता है बेटा 2 लाइनों का श्लोक आए, 2 लाइनों का उदाहरण आ जाए। क्या आ जाए? 2 लाइनों का उदाहरण। और तुमसे पूछ लें, बताओ इनमें हास्य रस है या करुण रस है?
तो सिंपल, हंसी की बात हो तो बेटा हास्य रस हो जाएगा, दुख की बात हो, शोक की बात हो तो करुण रस हो जाएगा। तो सिर्फ दो ही रस पढ़ना है। कितने भी रस दिए होंगे इस पेपर में, कितने भी किताबों में, कोई मतलब नहीं, सिर्फ दो रस। कौन कौन से? एक हास्य रस और एक करुण रस। कौन कौन से बेटा? एक हास्य रस और एक करुण रस। दोनों के स्थायी भाव याद रखना। हास हास्य रस का होता है हास, करुण रस का होता है शोक। ठीक है। और इन दोनों की परिभाषा, उदाहरण उदाहरण पहचान लेना, पढ़ के देखना। अगर हंसी की बात आ रही है तुरंत हास्य रस पे टिक कर देना, दुख की बात आ रही, शोक की बात आ रही, तुरंत करुण पे टिक कर देना। और बेटा एक नंबर का रस में से टिक लगाने को आएगा। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं बेटा कहां से टिक लगाने को आएगा। ठीक है, रस लिखने को नहीं, टिक लगाने को आएगा। तो 20 हो गए बेटा आपके, 5 हो गए गद के विकास से, 5 हो गए काव्य के, तो 10 हो गए, और एक ये रस से 11 हो गए। अगले देखते हैं। एक आएगा बेटा अलंकार से। किससे? अलंकार। और अलंकार भी सिर्फ 3, सब नहीं पढ़ना है, ओनली 3। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। केवल 3 अलंकार पढ़ लो, केवल 3। इसकी परिभाषा याद कर लो, इनके उदाहरण देख लो। इनमें से कोई उदाहरण एक का आएगा और पूछेंगे बताओ इस उदाहरण में उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस तीनों के उदाहरण अगर आपको पता है ना, तो तुरंत तीनों में से कोई सा एक उदाहरण आएगा, वो पढ़ के तुरंत बता दोगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तुरंत टिक लगा दोगे, और इससे भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है। 10 नंबर ऊपर, और बेटा 1 मिलने वाला है रस से और 1 मिलने वाला है अलंकार से। कितने नंबर हो गए? 12। ये अभी टिक लगाने वालों की बात हो रही है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात हो रही है। बात आ गई समझ में? अब तैयारी कैसे करोगे? हिंदी गद्य का विकास पढ़ लिया, 5 नंबर पक्के। पद का पढ़ लिया, 5 पक्के, 10 हो गए। फिर हमने रस पढ़ लिया, 1 नंबर और हो गया, 11। फिर अलंकार पढ़ लिए बेटा, सिर्फ 3 ही अलंकार पढ़ना है, तो 1 नंबर और हो गया हमारा, 12 हो गए टिक लगाने में। अगले आ जाते हैं छंद पढ़ने के लिए। क्या बेटा? छंद पढ़ने के लिए। अब छंद में सिर्फ 2 ही छंद हैं, याद रखना बेटा, सिर्फ 2 ही छंद हैं। कौन से? वो भी देख लें। तो बेटा केवल 2 हैं, सोरठा एवं रोला। सोरठा एवं रोला, केवल 2 ही पढ़ना है हमें, सोरठा एवं रोला। तो बेटा इन दोनों की परिभाषा अच्छे से, दोनों की परिभाषा पढ़ लो, दोनों की परिभाषा पढ़ लो, दोनों के उदाहरण पढ़ लो। हो सकता है पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 2 लाइनों का उदाहरण आ जाए और आपसे पूछ लें बताओ ये सोरठा है या रोला, और इनकी मात्राएं विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, कि सोरठा में कौन सी लाइन में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। और बस पेपर में जैसे ही उदाहरण आए उस पर तुरंत मात्राएं लगा के देखना, और तुरंत पता चल जाएगा कि रोला या सोरठा है, तुरंत टिक कर देना, क्योंकि 1 नंबर इससे भी टिक का आएगा। बात आ गई बेटा समझ में? पक्का नंबर मिलेंगे सोरठा एवं रोला से। गैस पेपर बहुत मोटा है, कहां तक याद करोगे? किताब बहुत मोटी है, कहां तक याद करोगे? इस वीडियो में मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूं बस वही पढ़ जाओ, कहीं से भी पढ़ो। समझ लो 70 में से 70 आपके नंबर पक्के। ठीक है, तो सोरठा एवं रोला की परिभाषा उदाहरण आप देख लेंगे, एक आएगा और तुरंत टिक लगा दोगे कि रोला या सोरठा है, नंबर आपका कंप्लीट। तो 10 ऊपर हो गए थे बेटा, और 11वां रस का, 12वां अलंकार का, और 13वां छंद का। तो 13 नंबर अभी टिक वाले में हो चुके हैं, 20 आते हैं, भी 7 बेटा बचे हुए हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर हो गए, अब देखते हैं और अगले। अब आप देखें चौथा पॉइंट पढ़ा है, क्या है? हिंदी व्याकरण। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी व्याकरण। चलिए इसे थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे और अच्छा नजर आए। देखें हिंदी व्याकरण, अब ये कह रहे हैं हिंदी व्याकरण से जो है वो आपके 3 नंबर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है बेटा, 3 गुणा 1 बराबर 3, यानी कि 3 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। तो कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। भाई 5 आ रहे हैं गद्य के इतिहास से, 5 आ रहे हैं पद के इतिहास से, रचनाएं, 5 और 5 10 हो गई। 11वां है रस का प्रश्न, 12वां है बेटा अलंकार का प्रश्न, 13वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों छंद का। अब 14 यहां देखें क्या कह रहे हैं, देखो अब कह रहे हैं का नंबर पे उपसर्ग। अब उपसर्ग आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? उपसर्ग। किसी भी शब्द के अगले जुड़ते हैं उपसर्ग, उससे 1 नंबर आने वाला है बेटा। देखो 3 टॉपिक हैं, 3 नंबर आएंगे। एक आएगा उपसर्ग से, एक आएगा समास से, और एक आएगा तत्सम, तद्भव या फिर पर्यायवाची से। तो अब मैं बिल्कुल टॉपिक मैंने खास आपको बता दी किससे आएगा। अब आप सोचेंगे अरे उपसर्ग तो ऐसे बहुत हैं, कहाँ तक पढ़ें? बता तो रहे हैं बेटा,
देखो उपसर्ग में आप किस किस को पढ़ लो, छोटे आ को, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। केवल इतने उपसर्ग पढ़ लो, केवल इतने। कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अलग से। केवल इतने उपसर्गों से शब्द पढ़ लो। जैसे अभी से हो सकता है बेटा अभिराम, अभिमान, और परि से होता है परिवार, कुछ भी हो सकता है। बस ये उपसर्ग जो है वो अगले लगते हैं। याद रखें यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, ध्यान से समझो, यहाँ प्रत्यय नहीं है, केवल उपसर्ग है। तो केवल इतने उपसर्गों को पढ़ लो, एक नंबर आपका अवश्य आएगा। 14वां प्रश्न टिक लगाने में उपसर्ग का ही होगा। 14वें प्रश्न में पूछा जाएगा निम्न में से इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। समझ जाना, अगले जो लगा होगा वही उपसर्ग होता है, उसी पे टिक कर दोगे और आपको नंबर पूरा सही मिल जाएगा। 15वां नंबर आपको आने वाला है बेटा समास का। अब सोचो समास भी बहुत होते हैं, कौन कौन से पढ़े, कुछ मत पढ़ो। देखो 4 समास दे रखे हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 4 दे रखे हैं बेटा, केवल 4 समास। कौन कौन से हैं? द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। केवल यही 4 समास पढ़ लो, एक उदाहरण आ जाएगा, उसमें से कहेंगे बताओ इस शब्द में कौन सा समास है। तो बस अगर आपने इन चारों को पढ़ा होगा, तुरंत टिक लगा दोगे कौन सा समास है, नंबर आपके पक्के हैं, समझ लो। बच नहीं सकता बेटा। 15वें नंबर का प्रश्न समास का आने वाला है, जिसमें या तो द्वंद्व का आएगा, या दिगु का आएगा, कर्मधारय का, बहुव्रीहि का। कोई एक उदाहरण दे देंगे और एक उदाहरण के बाद में बस आपको यह बताना है कि उस उदाहरण में कौन सा समास है, उस पर टिक कर देना है। 15वां बेटा प्रश्न जो आपका आएगा वो या तो तद्भव और तत्सम से आएगा, या फिर आएगा आपका पर्यायवाची से। सब मैंने पढ़ा है, एक एक पॉइंट मैंने पढ़ा है बेटा, बच नहीं सकता। ये आपके तत्सम, तद्भव या पर्यायवाची में से एक आएगा। तो आप देख रहे हैं 3 नंबर एक एक यहां से आएंगे, 13 ऊपर हो गए थे, 3 ये, तो कुल मिला के अभी तक हमारे 16 नंबर हो चुके हैं बेटा, किसमें? टिक लगाने में। टिक लगाने के कितने हो गए? 16 नंबर। अभी 4 टॉपिक और हैं जिनसे एक एक नंबर का आएगा, तभी तो जाके मेरे प्यारे बच्चों 20 बनेंगे टिक वाले, है ना। चलिए वो भी जान लेते हैं कौन से ऐसे टॉपिक हैं। देखो बेटा थोड़ा ऊपर करते हैं इसे और अच्छे से समझते हैं इसे भी। देखो 5वां यानी कि 15 हो गए, 16 प्रश्न हो गए, 17वां देखते हैं ध्यान से। 17वें नंबर पे टिक लगाने में प्रश्न आएगा। वो टॉपिक क्या है? संस्कृत व्याकरण है बेटा। सर्वनाम, तद और ईष्मद, है ना। सर्वनाम, तद और युष्मद, इनसे होते हैं बेटा, क्या होते हैं? शब्द रूप होते हैं। आपने पढ़े शब्द रूप। अब शब्द रूप में भी टेंशन होती है कि पता नहीं किस किस के हम पढ़ें, ये पढ़ें कि उसके पढ़ें कि उसके पढ़ें, बहुत टेंशन हो जाती है कि किस किस के पढ़ें। कुछ मत पढ़ो, इस वीडियो को देखो, जो इसमें बताया गया उस वही पढ़ो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो केवल और केवल आपको कितना पढ़ना है? सर्वनाम के पढ़ने, और सर्वनाम में सिर्फ 2, सिर्फ 2 बेटा, इसी से एक नंबर पक्का है, पक्का एक नंबर आएगा बेटा, पक्का। 17वें नंबर का प्रश्न इससे होगा। और क्या? सिर्फ 2 टेबल पढ़नी है, ओनली 2 टेबल। कौन कौन सी? एक तद की और एक युष्मद की। ओनली 2 टेबल पढ़ लो, एक नंबर पक्का, बच नहीं सकता। कोई गारंटी है बेटा, 100% नहीं बच सकता। केवल तद और युष्मद 2 टेबल याद कर लो, 2 टेबल पढ़ लो, पक्के नंबर है, 100% पक्का नंबर है बेटा, तद और युष्मद। 17वें नंबर का प्रश्न यही होगा बेटा। 18वें नंबर का प्रश्न देखें, वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप होगा बेटा, 18वें नंबर का प्रश्न होगा। यह भी मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं। वाक्य का स्वरूप में पूछेंगे, बताओ ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्रित वाक्य बेटा। बहुत अच्छे से मैंने कराए हैं, गेस्ट पेपर में दे रखे हैं, और ये प्रश्न बेटा नए हैं, पहले नहीं आते थे। इस बार ये 3 टॉपिक बढ़ाए गए हैं, और जिनमें से तीनों में से आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। संधि को हटाया गया है बेटा, इन तीनों को लगाया गया है, ठीक है। तो एक प्रश्न आपको मिलेगा वाक्य के स्वरूप से, और एक मिलेगा वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से। यह भी मैंने आपको बदलना बहुत अच्छे से समझाए हैं, मैं दोबारा भी करा दूंगा बेटा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, एक नंबर का एक आएगा बेटा, ठीक है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और एक है बेटा लास्ट, जिसमें आपके विकारी और अविकारी शब्द पूछे जाएंगे, जिसमें 20वां प्रश्न होगा टिक लगाने वाला बेटा, विकारी एवं अविकारी शब्द।
तो ये भी आपको पढ़ना है, नए गेस्ट पेपर में दे रखे, पुराने में नहीं होंगे, क्योंकि ये 3 की 3 नए टॉपिक बेटा लगाए गए हैं, न्यू टॉपिक लगाए गए हैं, जो इस बार आपको इससे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये 20 टॉपिक हैं और ये टॉपिक हैं, और इन टॉपिकों से बेटा 20 आपको जो हैं टिक लगाने वाले प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जिन्हें हम बहुविकल्पी प्रश्नों के नाम से जानते हैं, और जिनका जवाब हमें OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर अर्थात सीट पर देना होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया कि 20 प्रश्न ये कहाँ से आएंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है बेटा। इन 20 टॉपिकों को लिखना है और तुरंत बिल्कुल बैठ जाना है, मेज पर बैठ जाना है एकदम पढ़ने के लिए, और ये बिल्कुल ठान के बैठना है कि हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया, टिक लगा दिया, दूसरा पढ़ लिया, टिक लगा दिया, तीसरा पढ़ लिया, टिक लगा दिया। पूरी लिस्ट बनाओ, सभी टॉपिकों को पढ़ दो। देखो 70 में से 70 भाग कर आएंगे बेटा नंबर। 70 में से 70 बेटा पूरे नंबर आने वाले हैं, एक नंबर नहीं कटने वाला है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो मानना पड़ेगा। टॉपिक को लिखो, जो पढ़ते रहो, टिक लगाते रहो। समझ लो एक टॉपिक पढ़ लिया, एक नंबर पक्का। पूरे 20 टॉपिक जितने भी मैंने यहां तक टॉपिक बताए, देखो बेटा 8 टॉपिक हैं, 8। ये आठों को अगर तुमने पढ़ लिया, तैयार कर लिया पक्का, तो समझो हिंदी के 20 के 20 तैयार। हिंदी के 20 में से 20 तैयार, बच नहीं सकता कुछ भी। और इससे तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि पेपर में आएगा क्या। पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते, पूरा गेस्ट पेपर नहीं रट सकते, इसलिए बस यही टॉपिक पढ़ो, पेपर का प्रश्न आप धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है बेटा, और पसंद आ रहा है ना, वीडियो को रोको, लाइक करो जल्दी से। ठीक है, चलिए, ये तो थे 20 खंड आ, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का था। चलिए अब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा डिस्कस कर लेते हैं खंड बा, जो है वर्णनात्मक प्रश्न अर्थात लिखने वाले प्रश्न। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो आने वाला है वो आता है आपके 50 नंबर का, 20 नंबर का खंड आ, 50 नंबर का खंड बा। इस प्रकार 70 नंबर का आपका पेपर बनने वाला है। और ये बेटा कॉपी पर इसके आंसर लिखे जाएंगे। क्या करे जाएंगे बेटा? लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में क्या मिलता है बेटा। एक एक लाइन को अच्छे से समझना, एक एक लाइन को, नंबर सामने है आपके, कौन कितने नंबर का आएगा। यकीन मानना बेटा, इस वीडियो के बाद सब टॉपिक आपको पता होंगे पढ़ने क्या है, और बिल्कुल एक दिन में आप 70 में 70 लाएंगे। ठीक है, और टॉपिक में भी क्या पढ़ना है उसकी भी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए बेटा, खंड वा में पहला कह रहे हैं गद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। किस पे बेटा? गद्यांश पर ध्यान दें, शब्द पर ध्यान दें, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और कितने? वो भी 3 प्रश्न। कितने? 3। और कितने कितने नंबर का? एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 का होगा, तो टोटल कितने के हो गए? 6 नंबर के प्रश्न। कितने के? 6 नंबर के प्रश्न। तो अब मैं आपको बताऊं, आपने बेटा देखा होगा कि हिंदी में पैराग्राफ आएगा, हिंदी में गद्यांश आएगा, ऐसा तो सुना ही होगा कि हिंदी में जो है गद वाले भाग में गद्यांश आएगा कि पैराग्राफ आएगा। तो वही है बेटा, ये एक पैराग्राफ आपके पेपर में 2 आएंगे बेटा। देखो, गद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 2 पैराग्राफ आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं बच्चों? 2 पैराग्राफ आने वाले हैं। लाइन होंगी काफ़ी, 2 पैराग्राफ आएंगे, और उसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न होंगे, और तीनों प्रश्न के जवाब आपको इसी पैराग्राफ में से देने होंगे। जो भी पैराग्राफ आएगा बेटा, ये ऐसे 2 आएंगे, अथवा लगा होगा गद्यांश में, और फिर एक होगा उसके नीचे भी 3 होंगे। तो इन दोनों पैराग्राफ के नीचे 3-3 प्रश्न होंगे, बीच में अथवा लगा होगा। लेकिन इन दोनों गद्यांशों में से कोई एक करना है, क्योंकि बेटा बीच में कौन होगा? अथवा लगा होगा। और जो सा आप गद्यांश करेंगे, उसी के नीचे जो 3 प्रश्न दे रखे हैं, वो तीनों के जवाब देंगे आप। अब मैं आपको बता दूं उसमें प्रश्न क्या हो सकते हैं। ये गद वाले भाग की बात कर रहा हूं बेटा मैं, गद्यांश यानी गद के, जिसमें मित्रता ममता वगैरह चैप्टर आपके दे रखे हैं। 3 प्रश्न आएंगे, एक पैराग्राफ आएगा, ध्यान से समझ ले आएगा क्या। ये गद वाले भाग की बात मैं कर रहा हूं, मैं गद की। तो गद वाले भाग में पैराग्राफ आएगा, नीचे 3 प्रश्न होंगे, उन तीनों प्रश्नों के जवाब उस पैराग्राफ में से गद्यांश में छांट के आपको लिखना है। पहला होगा बेटा कि प्रस्तुत गद्यांश का जो भी दिया है उसका संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ में आप जानते हैं पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है। तो पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है, इसी कारण
आपको गद्य के सभी पाठ और उनके लेखक के नाम याद करना होंगे। ठीक है। फिर दूसरा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बेटा जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उनकी आपको व्याख्या करनी होगी। और तीसरा जो प्रश्न होगा वो उस प्रश्न पैराग्राफ में गद्यांश में आसानी से मिलने वाला है। इसका मतलब यदि आपको ये चक्कर में हो कि पता नहीं आता क्या है, तो मैं क्लियर आपको बता दूं, एक गद्यांश आएगा जो आपको बेटा 6 नंबर दिलवाने वाला है। कितने नंबर दिलवाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर दिलवाने वाला है। और जिस प्रकार बेटा गद्यांश आता है ठीक उसी प्रकार सेम एक पदांश आएगा। एक क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? पदांश। देखो, और पदांश किस में होता है? तो आप कहेंगे पद में होता है। और पद में क्या होता है? पदांश। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई वाला था, ये जितने भी हैं बेटा, वन पथ पर है, जितने भी हैं पद वाले भाग में, हिंदी में 3-4 भाग होते हैं ना, गद्य होता है, काव्य होता है, या उसी को पद कहते हैं, संस्कृत होता है। तो बेटा ये तो गद्य वाले से आएगा जिसके नीचे 3 प्रश्न होंगे, और एक आएगा पद वाले से जिसे हम पदांश कहते हैं, और उसमें भी उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, मतलब वो भी आपको 6 नंबर दिलवाने वाला है। तो पदांश के भी पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे बेटा चरण कमल बंदो हरिराई आ गया, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि ये कौन से पाठ का है, कौन सी कविता है, कौन इसके कवि हैं, तो आप उसके नीचे 3 प्रश्न जो दिए होंगे, पहला होगा संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, एक तीसरा प्रश्न होगा। तो आप जब पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा पाठ है, तो आप नहीं लिख सकते उन तीनों प्रश्न का जवाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, गद्य में पाठ और लेखक के नाम भी आपको याद करना है, और काव्य में भी कविताएं और उनके कवि के नाम याद करना है, जिससे आपको गद्य के भी 3 प्रश्नों के जवाब दे पाओ गद्यांश के नीचे के, और पदांश के नीचे के भी 3 प्रश्नों के जवाब दे पाओ, जिससे 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 6 नंबर आपको गद्यांश में मिलने वाले हैं और 6 नंबर आपको पदांश में मिलने वाले हैं। तो ये 6 और 6 12 नंबर हो जाएंगे बेटा आपके। समझ में आया? अब ये तो गद्य के हो गए, काव्य के हो गए अर्थात पद के। अब आते हैं अगले, 6 और 6 12 नंबर हो गए, इधर 50 करने हैं। अब आ जो तीसरा है संस्कृत का गद्यांश। जिस प्रकार हिंदी में गद्य और पद होता है, गद्यांश पदांश, उसी प्रकार संस्कृत में भी होता है बेटा। जो पूरे पूरे चैप्टर हैं, जैसे वाराणसी वाले हैं बेटा, प्रबद्धो ग्रामीणा वाले हैं, पूरे पूरे चैप्टर हैं, तो ये है गद्यांश। और ये जो श्लोक होते हैं बेटा, श्लोक सुभाष रत्नानी वगैरह, अन्योक्ति विलासा वगैरह जो श्लोक होते हैं, वो होते हैं बेटा पदांश। तो आप देखें संस्कृत गद्यांश का, अब इसमें प्रश्न नहीं आएंगे, यहां पर आधारित प्रश्न थे, 3-3 प्रश्न, पर इस लाइन को समझें। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। बेटा इसमें जो भी संस्कृत का गद्यांश आए, चाहे वो वाराणसी वाले से आए, प्रबुद्ध ग्रामीण से आए, कोई भी एक पैराग्राफ आएगा, आते तो दो हैं बेटा, ये सब दो दो आएंगे, पर बीच में अथवा लगा होगा तो करना एक ही है, ठीक है, लेकिन आपको करना एक है, इसलिए मैं एक एक बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। तो जो बेटा गद्यांश आएगा, उस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। अब संस्कृत में चूंकि लेखक के नाम तो होते नहीं है, तो आपको केवल पाठ के नाम याद करना है। संस्कृत के पाठ के नाम याद कर लो, तैयारी कंप्लीट। संस्कृत की पाठ के नाम करना है तो संदर्भ आप लिख ही देंगे बहुत आसानी से। और अगर वो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े तो उसका हिंदी अनुवाद भी कर देंगे कि उन लाइनों की हिंदी क्या है, और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है। तो कितने नंबर मिलेंगे बेटा? आप देखें, संदर्भ के मिलेंगे 2 नंबर, संदर्भ के 2 और हिंदी अनुवाद के 3, मतलब ये आपको नंबर मिलने वाले हैं बेटा 5 नंबर। 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर की आपको हिंदी लिखना है, 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक बेटा। इसी प्रकार से आप देखें, संस्कृत में गद्यांश तो आ गया, अब आया पदांश। इन पदांश में क्या होगा बेटा? 2 श्लोक आएंगे, 2 श्लोक लिख कर आएंगे, और उन दोनों के बीच में अथवा लगा होगा, मतलब करना एक ही है। और उस श्लोक का करना क्या है? तो बेटा करना है आपको संदर्भ लिखना है, और संदर्भ के साथ आपको हिंदी अनुवाद करना है। उन्हीं 2 श्लोकों के बीच में जो अथवा लगा हो, उन 2 श्लोकों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है, और संदर्भ लिख के उसी का आपको हिंदी अनुवाद अर्थात हिंदी में उसका अनुवाद करना है। और इसका भी बेटा आपको जो संदर्भ है वो 2 नंबर दिलाएगा, और हिंदी अनुवाद 3 नंबर दिलाएगा, मतलब आपको 5 नंबर ये आने वाली है। अब आप मेरी बात बताओ बेटा, आपने 20 टिक वाले कर लिए, टॉपिक पता है, 5-6 नंबर गद्य से आएंगे, 6 काव्य से आएंगे या पद से आएंगे,
और संस्कृत में 5 नंबर गधांश से आएंगे, 5 पदांश से आएंगे। तो बेटा 6 और 6 12, 12 5 और 5 10 अर्थात 22। तो 22 नंबर के केवल और केवल पैराग्राफ लिखने को आएंगे, पैराग्राफ में से प्रश्न लिखने को आएंगे, अर्थात उसकी हिंदी बनाने को, कभी प्रश्न के उत्तर देने को। कितने बेटा? 22 नंबर, 20 टिक वाले और 22 ये हो गए बेटा। तो 42 नंबर अभी आपके हो चुके हैं। केवल कुछ नहीं करना है, इनमें कुछ भी नहीं करना है, केवल सिर्फ पाठ और लेखक के नाम आपको याद करना है। 6 नंबर हो गए। इसी प्रकार कविताएं, कवि के संस्कृत में पाठ के नाम याद कर लोगे तो 5 और 5 10 तो ये पक्के ही हो गए। बताओ समझ में आया बेटा? नहीं आया? ठीक, जो मैं बता रहा हूं बस वही याद करना है, कुछ भी नहीं करना। चलिए अब देखते हैं बेटा 5वां प्रश्न। निर्धारित खंड काव्य के कथानक, चरित्र चित्रण तथा तथ्य आधारित प्रश्न। एक प्रश्न बेटा, अब ये क्या कर रहे हैं? खंड काव्य। आप देखें खंड काव्य, तो ये बेटा खंड काव्य कई जिलों के अपने अपने प्रश्न होते हैं। मैं आपको बरेली जिले से बता रहा हूं, इसीलिए बरेली जिले में बेटा चलता है, वो चलता है मेवाड़ मुकुट। क्या चलता है? खंड काव्य का क्या नाम है बेटा? मेवाड़ मुकुट नाटक। क्या चीज है? मेवाड़ मुकुट, महाराणा प्रताप। तो आपने देखा है बेटा खंड काव्य में जो महाराणा प्रताप का है मेवाड़ मुकुट, बस उसके प्रश्न कर लो आप। मेवाड़ मुकुट का चरित्र चित्रण वगैरह कर लो, उनके सर्ग पढ़ लो और कुछ भी नहीं करना बेटा। खाली मेवाड़ महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण पढ़ लो बस, उनके सर्ग पढ़ लो। मेवाड़ मुकुट के जो भी प्रश्न एक दो बस उन्हें पढ़ लो, कुछ भी नहीं करना है बेटा। एक प्रश्न आएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक आएगा, वो भी 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा जो आपको 3 नंबर दिलाने वाला है। 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा जिससे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। खाली मेवाड़ मुकुट पढ़ के इतना बड़ा गैस पेपर मत पढ़ो, मत पढ़ो किताब, केवल आपको, क्योंकि मत पढ़ने का मतलब ये इतना बड़ा गैस पेपर आप याद नहीं कर सकते, किताब भी नहीं पढ़ सकते, इतनी पूरी याद नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा हूं आप बस वही पढ़ें, केवल मेवाड़ मुकुट पढ़ लो, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कर लो और उससे संबंधित एक दो जो प्रश्न उन्हें पढ़ लो मेवाड़ मुकुट। 3 नंबर आपके वहीं से आने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो देखो 6 और 6 12, 12 5 17, 5 22 और 3 25। 25 नंबर आपके लिखने वाले हो चुके हैं और 20 नंबर टिक वाले हो चुके हैं। 45 नंबर अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब देखते हैं उससे अगले। देखें मेरे प्यारे बच्चों, छठे का वाला देखें। अब क्या है? निर्धारित गद खंड, ये चीज ध्यान देना है बेटा। गद खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। बेटा गद से जीवन परिचय आ रहे हैं लेखक के। आप जानते हैं आपके पेपर में 3 आएंगे गद में जीवन परिचय, लेखक के 3 के नाम होंगे, जिनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। कितने लिखना है बेटा? किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, 3 में से, जो गद में 3 आएंगे। और ये कितने नंबर दिलवाएंगे? अब पहले हेडिंग की बात कर ले। कई टीचर आपको अलग अलग हेडिंग बताते हैं, कई स्कूलों में कोचिंगों में अलग अलग बताए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नंबर किस चीज के मिलेंगे। तो आप जरा यहां पर देखें ध्यान से, ध्यान से देखें बेटा। आप यहां देखें लेखकों का जीवन परिचय, एक तो हेडिंग पड़ेगी बेटा जीवन परिचय, जिसमें हम उनके जन्म से मृत्यु तक उनके जीवन का व्यवहार वगैरह सब कुछ लिखते हैं, उनके जीवन में घटित घटनाओं का भी हम लिखते हैं। जो पहला हेडिंग पड़ता है वो जीवन परिचय, और दूसरा उनकी प्रमुख रचना। दूसरा हेडिंग क्या है बेटा? प्रमुख रचनाएं। तो इन्होंने 2 हेडिंग बताए हैं, आप चाहें तो इससे ज्यादा भी हेडिंग लिख सकते हैं, लेकिन इनके अनुसार, यूपी बोर्ड के अनुसार कम से कम 2 हेडिंग तो अवश्य होना चाहिए, कम से कम 2 हेडिंग अवश्य होना चाहिए। कौन कौन सी? पहला है मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय, जिसमें जन्म से मृत्यु तक लिखेंगे, और दूसरा है उनकी रचनाएं। जब आप जीवन परिचय का हेडिंग लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे उस हेडिंग में। जब आप प्रमुख रचनाओं वाली हेडिंग लिखेंगे तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब आपको जीवन परिचय के 5 नंबर मिलेंगे। जीवन परिचय वाली हेडिंग के बेटा 3 नंबर, रचनाओं वाली हेडिंग के आपको 2 नंबर। तो ये कुल मिला के बेटा कितने हो गए? 3 और 2 5 नंबर। तो 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं गद्य के जीवन परिचय से। ठीक है बच्चों? चलिए अगले देखते हैं। खा वाला प्रश्न कह रहे हैं निर्धारित पदखंड
अभी गदखंड था, अब पदखंड है। ठीक है। पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों, गद में बेटा लेखक कहलाते हैं और पद में कवि। कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम लिखिए। सेम बेटा जो गद में था वही पद में है। ठीक है। उसमें भी आपको दो हेडिंग डालना है, एक तो है जीवन परिचय और दूसरा है प्रमुख रचनाएं। आप इससे ज्यादा अगर डाल सकते हैं तो आप डाल दें, लेकिन इनसे कम नहीं होना चाहिए। और इसमें जीवन परिचय में भी आपको 3 नंबर इसके मिलेंगे, 2 इसके मिलेंगे, तो टोटल नंबर आपके जो हो गए 5 नंबर ये भी जीवन परिचय आपको दिलाएगा। तो 5 नंबर का एक गद में जीवन परिचय आएगा, 5 नंबर का पद में जीवन परिचय आपको आने वाला है। 3 गद में आएंगे जिनमें से एक करना है, 3 काव्य में अर्थात पद में आएंगे जिनमें से आपको एक करना है। तो 10 नंबर आपको ये जीवन परिचय दिला देंगे। अब अभी तक बच्चों को यही नहीं पता है कौन से पढ़ें कौन से ना पढ़ें, कितने पढ़ें, कौन सा आएगा नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कई बच्चे तो केवल गद में ही पढ़ लेते हैं जीवन परिचय। बेटा गद का अलग 5 नंबर देगा और काव्य अर्थात पद का अलग। तो शुरू के 3 गद में कर लें, शुरू के 3 पद में कर लें, आपका 10 नंबर आपके जो हैं वो पक्के हो गए। ठीक है बच्चों। तो ये कितने हो गए? 25, 30, 35 हो गए बेटा। कितने हो गए? 35। और ये आपके 55 नंबर अभी तक हो चुके हैं। चलिए अगले देखते हैं। 55 नंबर हो चुके हैं बेटा, ये अभी तक कितने हो गए? 55 नंबर हो चुके हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगले क्या। अब यहां तक अगर इतने टॉपिक पढ़ लिए 55 नंबर आपके कोई काट नहीं सकता, लेकिन अभी 70 करना है। 15 नंबर और देखते हैं कहां से आएंगे। देखें बेटा अगला प्रश्न, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। बेटा एक श्लोक 100% आपके पेपर में आने वाला है और आपका एक श्लोक जो है एक लिखना है, 2 नंबर का होगा, लिखना एक है जो 2 नंबर आपको दिलाने वाला है। तो आप अपनी किताब के संस्कृत भाग से कोई श्लोक याद कर लें जो बिल्कुल आपको 2 नंबर दिलाने में सक्षम है। अब आपको मैं बताऊं, कई बच्चे यहां पर देखो बेटा क्या लिखा है, एक श्लोक ऐसा लिखिए कंठस्थ करके याद करके जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब आप कहेंगे प्रश्न पत्र में क्यों आएगा, तो मैंने बताया था संस्कृत में पदांश भी आते हैं, श्लोक भी आते हैं। 2 श्लोक आएंगे जिनके बीच में अथवा लगा होगा और 2 में से किसी एक का संदर्भ लिखकर आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। अब वो भी तो आपके किताब के होंगे श्लोक। अब बच्चे क्या काम करते थे, उन्होंने सोचा अरे पेपर में ही 2 श्लोक आए हैं तो हमारी किताब के ही, क्यों ना यहां पर जब ये वाला प्रश्न आता था कि बेटा एक श्लोक लिखिए, तो बच्चे पेपर में से उन्हीं दोनों में से कोई एक यहां उतार देते थे और कहते थे लो हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? तो बेटा वो 2 श्लोक पेपर में आएंगे, इसीलिए आपको 3 श्लोक याद करना है। कितने श्लोक याद करना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 श्लोक। कितने? टोटल 3 श्लोक याद करना है, आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक याद किया और वहीं पर लिखा हुआ आ गया पेपर में तो आप उसे नहीं लिख सकते। 2 याद करें और दोनों आ गए पेपर में, क्योंकि पेपर में तो 2 ही आते हैं, और जो आपने याद करें वही दोनों आ गए तब भी आप नहीं लिख सकते। और ये आएगा जरूर, कोई सा भी याद कर लो। तो बेटा 3 श्लोक आप याद कर लें और 3 कोई से भी अपनी किताब के 3 याद कर लिए तो इसका मतलब पक्का है कि आपके 2 नंबर 100% पक्के हो गए। समझ लो, तुरंत श्लोक पहले पेपर में देखना, अच्छा ये आए वो छोड़ दो और बस जो तीसरा बचे उसे लिख दो। समझ में आ रहा है? और आपके याद करे हुए अगर एक भी ना हो पेपर में तो जो मर्जी चाहे वो वाला लिख दो। 2 नंबर आपको ये दिलाएगा। 57 नंबर हो चुके हैं बेटा। अगला 8वां प्रश्न है पत्र लेखन। क्या है बेटा? पत्र लेखन। तो एक पत्र लिखने को आएगा, गंदगी के लिए, स्वास्थ्य अधिकारी के लिए, है ना, किसी पर भी आ सकता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है बेटा। तो ये आएगा 4 नंबर का पत्र होगा, एक आएगा जो आपको 4 नंबर दिलवाने वाला है बेटा। क्या दिलवाने वाला है? 4 नंबर आपको दिलवाने वाला है एक पत्र। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा पत्र आएगा नहीं आएगा, तो मैं आज आपको बता रहा हूं एक पत्र आएगा जो कि 4 नंबर दिलवाएगा। कितने दिलवाएगा बेटा? 4 नंबर आपको दिलवाएगा। पत्र गैस पेपर किताब में अच्छे से देख लें, लिखा कैसे जाता है उसे याद नहीं किया जाता, बस लिखने की फॉर्मेट, लिखने का तरीका आपको ध्यान देना है। कहां पर विषय पड़ेगा, कहां पर एड्रेस पड़ेगा, और बस जिस टॉपिक पे आए आपको लिख देना है, नंबर आपके 4 पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो बेटा ये हो गए 257 और 4
कितने हो गए 61 नंबर अभी हो चुके हैं। अभी 9 नंबर कम है बेटा, 61 नंबर हो चुके हैं। अभी 9 नंबर देखते हैं कहाँ से आएंगे, तब जाके कहीं कितने होंगे 70 नंबर आपके जो है मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएंगे। ये 4 को लगा के कितने होगा 61। चलिए, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत में जो आपके पाठ हैं उन पाठ में से दो प्रश्नों के जवाब संस्कृत में बेटा प्रश्न उत्तर भी आएंगे। 4-5 आपके प्रश्न आएंगे संस्कृत में, और जिनका जवाब आपको प्रश्न भी संस्कृत में होंगे, जवाब भी संस्कृत में देना है। प्रश्न भी संस्कृत में होंगे, जवाब भी आपको संस्कृत में ही लिखना है। ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। लेकिन कितने का, तो आप कहेंगे सिर्फ 2 प्रश्नों का। पेपर में कितने भी आए, 4 आए 5 आए, उन 4-5 में से सिर्फ 2 प्रश्नों का जवाब आपको संस्कृत में ही देना है। इसका मतलब संस्कृत में भी प्रश्न उत्तर आपको ध्यान देना होंगे। और 2 आएंगे बेटा जो आपके 1 नंबर का एक होगा, दूसरा भी 1 नंबर का होगा, यानी 1-1 नंबर के होंगे जो आपको 2 नंबर दिलाने वाले हैं। कितने नंबर दिलाने वाले हैं बेटा 2। जैसे बीरा केन पूज्यते अलक्षेंद्रा का आसीत, इस प्रकार के जो प्रश्न है बेटा वो सब आएंगे आपके। तो 2 के जवाब दे देना आपको, 2 नंबर पक्के। तो 61 हो गए थे, 2 ये 63 नंबर हो चुके हैं बेटा। कितने 63 अभी तक टोटल, और 70 में से 70 दिला के मानूंगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। लेकिन इस वीडियो में जितने टॉपिक बनाए हैं इसे एक लिस्ट में लिखें, लिस्ट में लिख के याद करते जाएं, टिक लगाते जाएं। अब 63 हो गए, चलिए 70 कंप्लीट करते हैं, और 7 नंबर बचे। वो कहां से आएंगे, तो कह रहे हैं निबंध रचना। क्या कह रहे हैं, निबंध रचना। वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या। ध्यान दें, निबंध किस पर आ सकता है, कुछ टॉपिक है इसमें, यदि आप इतने भी कर लेंगे तब भी बच नहीं सकता। निबंध तो कई आएंगे बेटा, 4-5 आएंगे, उसमें पर करना एक ही है, ठीक है। जैसे जनसंख्या पर आप देख लें, स्वास्थ्य पर देख लें, शिक्षा पर, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर, इन विषयों पर देख लें। इनमें से आपको एक निबंध मिल जाएगा। निबंध याद नहीं किए जाते, उन्हें हेडिंग डाल डाल के अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार लिखित रूप में लिखना होते हैं। और ये बेटा निबंध जो आएगा वो आएंगे तो कहीं करना एक ही है, करना एक है, 7 नंबर का होगा। तो 7 नंबर का होगा, आप एक करेंगे तो ये 7 नंबर आपको मिलेंगे, यानी 63 ऊपर और 7 नंबर का निबंध, ये जाके आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। बात आई बेटा, इन 70 नंबर में आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे ये मैंने आपको टोटल बता दिया। अब आपका काम क्या है, अब आप कहेंगे अब हमें ये तो पता चल गया कि 70 में आएगा कौन कौन सा, तैयारी कैसे करें। तो उसकी बहुत ही अच्छी सी बात है, यूट्यूब पर जितनी वीडियो भेजी जाएँ ये भी करते रहें। और मैं आपको एक बहुत अच्छे सा तरीका बता रहा हूँ, इन जितने भी टॉपिक मैंने इसमें लिखवाए हैं उन टॉपिकों के नाम की एक लिस्ट बनाओ, टॉपिक लिखो और टॉपिक के सामने उनके नंबर लिखो। अब शाम को ही पढ़ने बैठ जाओ, तुरंत पढ़ने बैठ जाओ कि पहला अच्छा हिंदी गद्य का विकास, तुरंत टॉपिक निकालो, उसकी पढ़ डालो, 5 नंबर समझ लो पक्के, टिक लगा दो। फिर पद का विकास, इसको भी पढ़ डालो, या इसी प्रकार जीवन परिचय उसे पढ़ दो। फिर उसके बाद में रस छंद अलंकार जो भी हैं, संस्कृत में प्रश्न उत्तर, सभी टॉपिकों को पढ़ते चले जाओ, उसको टिक लगाते चले जाओ। और आप देखना मुश्किल से 2 दिन के अंदर, मुश्किल से 2 दिन के अंदर 70 में से 70 का आपका तैयार हो जाएगा। 70 में से 70 का आपका तैयार हो जाएगा। और जब आप पेपर में बैठेंगे ना, तो यकीन मानना जितने टॉपिक मैंने बताए हैं कि बेटा इनसे 1 नंबर का आएगा, इससे 2 नंबर का, आप देखकर खुश हो जाएंगे। और 70 की 70 नंबर का बेटा पेपर में इन्हीं टॉपिक से आया होगा। 22 फरवरी को देखेंगे और मिलाना इन टॉपिकों से जो मैंने टॉपिक बताए हैं। अगर इससे एक भी नंबर का बाहर आके दिखा दे प्रश्न, एक भी नंबर का बेटा बाहर आके दिखा दे, तो आप मुझसे कहें एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं टॉपिक से आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है 22 तारीख को आप 70 में से 70 का करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और जो मैं बताता रहूं बस वैसे ही तैयारी करते रहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।